गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि अब आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो बिल्कुल पास आ चुके हैं और आपकी तैयारी जो है वो भी लगभग अब अपने लास्ट फेज़ में है। तो उम्मीद है आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। बड़े सारे बच्चे बेटा अभी भी सॉल्व्ड पेपर से पढ़ रहे हैं। बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज भी हैं कि हमें कहाँ से करना है, क्या करना है, कौन से चैप्टर में से लॉन्ग करना है, पेपर कैसे पैटर्न का होगा। तो वो सारी बातें जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपने 4-5 मिनट लगा के ना क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, ठीक है। पर जल्दी पढ़ना है, ज़्यादा टाइम मत लगाना। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आप ऊपर ये कुछ लाइनें दिखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस के रूप में, जो आपको गाइड करेंगी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो किस पैटर्न का होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पेपर बेटा 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन बेटा मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, या फिर ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, वन स्टेटमेंट या वन वर्ड आंसर के क्वेश्चन हो सकते हैं। पर बोर्ड ने जो अपनी साइट में जो पेपर डाला है उसने उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। जो मॉडल पेपर बोर्ड ने डाला हुआ है उसमें मल्टीपल चॉइस डाले हुए हैं। पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, ठीक है, वेरी वेरी शॉर्ट के लिए। उसके बाद सेक्शन बी रहेगा बेटा, जिसमें 9 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। टू द पॉइंट लिखना है, जितना पूछा है उतना लिखना है। अगर आपके पास मटेरियल है तो उतना लिखना है, अगर नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, ठीक है। मटेरियल कम है तो फिर थोड़ा ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे सवाल आया कि भाई एनलिस्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अगर आपके पास मटेरियल है लिखने को 2 पॉइंट्स में, तो फिर आप ये सिर्फ 2 पॉइंट ही लिखो। और अगर आपके पास मटेरियल कम है तो फिर आप 3 या 4 पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो ये सवाल कितने बन गए, 18 मार्क्स के। देन सेक्शन सी आती है। सेक्शन सी में टोटल 7 सवाल रहेंगे, 4-4 नंबर के। ये भी आपने पॉइंट टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा ऊपर से इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बनाओ, पर कंक्लूजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पॉइंट्स थोड़े बढ़ा सकते हो। मान लो आपसे 4 पॉइंट पूछे हैं तो थोड़ा सा ऊपर इंट्रोडक्शन बना के 4 पॉइंट लिख के तो आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, 5-6 पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है, लेंथ देने के लिए। फिर उसके बाद बेटा आपका सेक्शन डी रहेगा, जिसमें 1 सवाल होगा, ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन 6 नंबर का, जो फर्दर 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइडेड होगा। एक पैसेज दिया होगा और 3 नीचे क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। वही बच्चा ये सवाल कर पाएगा जिसने अच्छे तरीके से क्लासेज अटेंड की हैं या अच्छे तरीके से पढ़ा है। इन केस अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं की हैं या अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो भी आप 3-4 नंबर ले सकते हो। कैसे? आप पैसेज को ध्यान से पढ़ो और पैसेज पढ़ने के बाद भी आपको पैसेज से भी आइडिया लग सकता है कि पैसेज की कौन कौन सी लाइन हमें किस किस क्वेश्चन को लेकर थोड़ी हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो आप पैसेज में से भी लाइनें उठा के आप बीच में जोड़ दोगे तो भी आपको 3-4 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। फिर उसके बाद सेक्शन ई जो है बेटा वो लास्ट सेक्शन है, जिसमें 3 प्योरली लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे फॉर्मेट में, जिनका आंसर लिखना होता है। जितना पूछा है उससे थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मान लो आपको पूछा हुआ है कि बताओ भाई 8 पॉइंट्स में बताओ यूनाइटेड ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल, कोई 8 प्रिंसिपल्स बता दो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आपके प्रिंसिपल भी छोटे छोटे होंगे, तो आप इंट्रोडक्शन भी लिखोगे, कंक्लूजन भी लिखोगे और 8 की जगह 10 लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तब जाके आपको 6 नंबर बनेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, अब आपको पैटर्न पता चल गया है। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि हमें लॉन्ग कहाँ से करना है, शॉर्ट कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग तो आपका टाइम खाएगा भाई बड़ा। तो आप सारे चैप्टर को लॉन्ग के तरीके से नहीं पढ़ सकते। आप सारे चैप्टर को लॉन्ग के तरीके से मत पढ़िए। आप सिर्फ वही चैप्टर लॉन्ग के लिए पढ़िए जिनके आगे 6 या 7 मार्क्स लिखा हुआ है। सिलेबस निकालिए जिसके आगे 6 या 7 मार्क्स लिखा हुआ है, आप उनको लॉन्ग के तरीके से पढ़िए। बाकी चैप्टर जिनके आगे 4, 5 या 2 मार्क्स लिखा हुआ है वो आपको
शॉर्ट के तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, 4 नंबर के तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो बेटा अब आपका पैटर्न भी हो गया। अब आपको जो आपके चैप्टर है, चैप्टर वाइज लॉन्ग किस में से आएंगे, शॉर्ट किस में से आएंगे, ये भी आपको पता चल गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं बेटा, आपका यहाँ पे जो पेपर है, पेपर को डिस्कस करते हैं, और उसके पैरेलल मैंने एक बच्चे की शीट भी रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा यहाँ पे, हु वाज द लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। तो उस समय जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो लेनिन लीडर थे, तो लेनिन की लीडरशिप में रशिया में रेवोल्यूशन आया था। तो लेनिन इज द राइट आंसर। उसके बाद पहला न्यूक्लियर डिवाइस जो है वो भारत ने कब टेस्ट किया था बेटा? इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी। 1974 में हमने पहला न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किया था, और इसके 1 साल के बाद इमरजेंसी लग गई थी। देन थर्ड क्वेश्चन बेटा, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमें पता है कि ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, तो न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बर्लिन वॉल जो है ये कब बनाई गई थी? तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, 1961 में बर्लिन वॉल बनाई गई थी, तो 1961 इज द राइट आंसर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट पूछा है बेटा, यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो हमें पता है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन जो था ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो 24 अक्टूबर जो है वो यूनाइटेड नेशन का डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो 24 अक्टूबर इज द राइट आंसर। देन इसके बाद बेटा, भारत का प्लानिंग कमीशन कब सेट हुआ था? तो 1950 में, जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ था तो उसमें लिखा था कि भारत को आगे विकास करने के लिए प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1955 में ही हमने कब अपना प्लानिंग कमीशन बनाया था। फिर उसके बाद कश्मीर का एसेशन जो है भारत के साथ किसके द्वारा हुआ था? तो शेख अब्दुल्ला, करण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू या हरि सिंह? तो J&K स्टेट की तरफ से हरि सिंह थे वो, ठीक है, लास्ट महाराजा जो थे J&K के हरि सिंह, उनके द्वारा साइन हुआ था। देन इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, गरीबी हटाओ स्लोगन जो है ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, हमें पता है कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था, ठीक है। तो 1971 इज द राइट आंसर। और फिर ये लास्ट क्वेश्चन दिया है, इन विच ईयर ग्लोबल सिक्योरिटी जो है इमर्ज? ग्लोबल सिक्योरिटी कब इमर्ज हुई थी? तो ग्लोबल सिक्योरिटी तब इमर्ज हुई थी बेटा जब जो कोल्ड वार का जो इरा था वो लगभग खत्म होने पे था। तब लोगों को पता चला कि नहीं भाई, अब ग्लोबल सिक्योरिटी की जरूरत है, ठीक है। तो 1990 इज द राइट आंसर। ये बेटा सेक्शन ए थी। उसके बाद बच्चे ने सेक्शन डी को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो डी सेक्शन में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। तो ये यहाँ पे पैसेज लिखा हुआ है। अब आप अगर तो आपने क्लासेस सही ढंग से अटेंड की हैं तो आपको बड़ी आसानी होगी, पता चल जाएगा। जैसे पता है व्हाट इज मीन्ड बाय डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन का होता है विकेंद्रीकरण, जिसमें पावर्स को बांटा जाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ बांटा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, पढ़ा था आपने ये। पर जब जिसको नहीं पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा, वो इस पैराग्राफ में ध्यान से देखेगा तो उसे यहां से भी पता चल जाएगा, ठीक है, एक आइडिया मिल जाएगा उसे, ठीक है। फिर दूसरा सवाल यहां पे पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेट जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है? तो वो भी पढ़ा हुआ है आपने केरला में। केरला जो है वो इसकी सबसे बड़ी है, और वो इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, केरला मॉडल करके दिया हुआ है। तो केरला पहली स्टेट है, तो आप एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे। पर अब ये देखो, ये सिर्फ केरला लिख के खत्म नहीं होती, 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको ये केरला मॉडल जो है ये सब उठाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। फिर लास्ट में बताना पड़ेगा कि ये बेस्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम। फिर उसके बाद विच मेथड जो थे वो केरला में यूज़ किए गए डिसेंट्रलाइजेशन के, लास्ट पार्ट है। तो केरला में क्या क्या किया था? केरला में ये नीचे वाली लाइनें देखो यहाँ पे, स्टेट आल्सो टेकन इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व पीपल मेकिंग प्लान्स एट पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, ये पॉइंट ऐड हो सकता है। बिटवीन 1987 और 1991 जो गवर्नमेंट थी केरला की, उसने लिटरेसी मिशन चलाया, ठीक है, खास करके साइंस और इन्वायरमेंट को लेके, ठीक है। तो ये लास्ट लाइनों में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो इस तरीके से बेटा आपका ये पार्ट हो जाएगा,
ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, सिर्फ अगर आपने ध्यान से सुना है तो आसानी होगी, नहीं सुना है तो पैराग्राफ में से निकालो, ठीक है। देन बेटा उसके बाद ये सेक्शन बी करके है, सेक्शन बी में आपको 2-2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, और ये 9 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे सवाल पूछा है इंडिजीनियस पीपल क्या होते हैं और उनकी किसी 2 समस्याओं का वर्णन करो, ठीक है, जो वो फेस कर रहे हैं। तो इंडिजीनियस लोग क्या होते हैं? इंडिजीनियस लोग जो हैं ये वो लोग होते हैं, ये वो एक एथनिक ग्रुप होता है जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट होते हैं किसी जगह के, और बाद में कोई बाहर की कोई कम्युनिटी आती है और वो उन्हें टेक ओवर करती है और फिर वो लैंडलेस हो जाते हैं, उनके पास अपनी कोई मातृभूमि नहीं रहती, तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो वो इंडिजीनियस लोग होंगे और उनकी प्रॉब्लम्स क्या होंगी, ठीक है। इंडिजीनियस जो लोग हैं, अब इनकी ये प्रॉब्लम है कि इनके पास लैंड राइट्स ही नहीं है। जब अपने पास ज़मीन ही नहीं है तो इनके राइट्स कहाँ से होंगे? और फिर जिस जगह जाते हैं उस जगह पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, शोषण होता है इनके साथ, ठीक है। तो आप देखो, अब 2 नंबर के लिए इतना मटेरियल तो काफ़ी है, ठीक है, 2 नंबर मिल जाएंगे इसके। फिर देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पूछा है, 2 इफेक्ट्स बताओ आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद J&K में क्या मतलब कि प्रभाव देखने को मिला, ठीक है। तो भाई एक तो ये मिला, इंटीग्रेशन मिला, भारत का अब जम्मू कश्मीर अटूट अंग है, पहले अंग था अब अटूट अंग है, ठीक है। पहले J&K स्टेट को अथॉरिटी दी गई थी कि भाई आप चाहो तो अलग हो जाना, अगर आपको लगेगा तो आप अलग हो जाना, पर अब अलग नहीं हो सकता, अब ये अटूट अंग बन चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद चेंज इन गवर्नमेंट भी बदल गई है। पहले यहाँ पे मंत्रिमंडल हुआ करता था, स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती थी। पहले एक तो फैक्ट ये भी लिख सकते हो कि ये स्टेट डिवाइड होकर 2 यूनियन टेरिटरीज में बट गई, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बोलो कि ये कि यूनियन टेरिटरी बन गई, तो इस बिल्कुल ये सेंटर से ये स्टेट चलाई जा रही है, इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा चलाया जा रहा है। नाम भी अगर मेंशन करना है तो कर दो। तो अब कोई भी यहाँ पे मंत्री नहीं है, कोई यहाँ की यहाँ का अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐड करोगे तो आपका ये पॉइंट भी बन जाएगा, चेंज इन गवर्नेंस, ठीक है। फिर उसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूपीए। अच्छा, एक और पॉइंट दिया हुआ है, लीगल चेंजेस भी हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। चेंज इन द लीगल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जो जम्मू एंड कश्मीर में चलता था जो लीगल सिस्टम, अब उसमें भी काफ़ी बदलाव हुए हैं, ठीक है, जिसमें महिलाओं को बराबर, मतलब बेटियों को भी बराबर अधिकार मिले हैं बेटों के, जो पहले नहीं होते थे, ठीक है। जिनकी मैरिज बाहर हो जाती थी, वो यहाँ की नागरिक नहीं रहती थी, ठीक है, वो चीज़ें अब कैंसिल हो गई हैं। प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स। फिर उसके बाद रेजिडेंसी, वो मतलब बाहर के लोग यहाँ पे रह नहीं सकते थे, ठीक है, जगह ज़मीन नहीं ले सकते थे, प्रॉपर्टी नहीं बना सकते थे, तो वो सब बदलाव हुए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल पार्टी? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूपीए, यूपीए के ऊपर नोट। तो यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का ये एक ग्रुप है, ठीक है, जो इलेक्शन लड़ता है और सरकार बनाता है। 2004 के बाद हम देखें तो ये अलायंस बना था। 2004 में पहली बार इस अलायंस की सरकार बनी थी और 2009 में दूसरी बार, और दोनों ही बार मनमोहन सिंह जो थे वो इसके क्या थे, पार्टी लीडर थे, ठीक है, ये जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, तो दोनों बार प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बने, ठीक है बेटा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट टू फंक्शंस, ये व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल पार्टी? रीजनल पार्टी क्या होती है बेटा? रीजनल पार्टी वो पार्टी होती है जो सिर्फ अपने रीजन तक ही सीमित होती है, ठीक है। बियॉन्ड द रीजन वो पार्टी का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है। जैसे एनसी जो है वो रीजनल पार्टी ऑफ जम्मू कश्मीर है, अकाली दल रीजनल पार्टी ऑफ पंजाब है, पर अगर आप रीजन के बाहर देखें तो ये पार्टीज आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है।
पंजाब के बाहर आपको अकाली दल नहीं मिलेगी, एनसी आपको जम्मू कश्मीर के आगे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये रीजनल पार्टीज़ हैं। और एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो रीजनल पार्टीज़ जो हैं उनका जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है नेशनल गवर्नमेंट को भी बनाने में, ठीक है। क्योंकि रीजनल पार्टी जो है वो लोकसभा की सीटें ले जाती है और जब सेंटर में सरकार बनानी होती है तो जो पार्टी सेंटर में बड़ी होती है वो रीजनल पार्टीज़ के साथ नेगोशिएट करती है, उनको भी मंत्रिमंडल वगैरह या उन्हें भी कोई बेनिफिट देती है और फिर सरकारें चलती हैं और कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो जितना जितना मैं बोल रहा हूं अगर इतना इतना लिख के आ जाओगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और यही चीजें यहां पे भी लिखी हुई हैं। देन उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। देखो सिर्फ 2 फंक्शन पूछे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के और 2 नंबर, और यहां पे मटेरियल था जितना चाहिए 2 नंबर के लिए वो लिखा हुआ है इसलिए। तो बेटा सिक्योरिटी काउंसिल का जो काम है सबसे पहला वो तो ये है कि वो पूरी दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी जो है बनी रहे उसके लिए काम करना उसका काम है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल का हर तरफ नज़र बना के रखना कि कहीं भाई कोई युद्ध की आहट तो नहीं आ रही है जो बाद में बड़ा वार का रूप ले लेगा, और अगर उसे मिलता है तो दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठा के या कोई तीसरा तरीका लगा के उसको वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करना ताकि वो कोई बड़ा युद्ध ना बने। और देखो ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक तरफ तो पीस एंड सिक्योरिटी और दूसरा कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देना, ठीक है। इसके बाद और जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, जैसे सभी मुख्य जो ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, जैसे जनरल असेंबली है या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और उसके लिए जजेस जो हैं तो उनकी वोटिंग के लिए भी ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है वोट करती है। देन बेटा 7th क्वेश्चन, डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब है ऐसे हथियार जो बहुत सारे लोगों को मार सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे वेपन को एलिमिनेट करना, ख़त्म कर देना दुनिया से। फिर चाहे वो बायोलॉजिकल वेपन हो, फिर चाहे वो केमिकल वेपन हो, फिर चाहे वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो, ठीक है, एटम बम वगैरह, न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। ऐसे वेपन्स को ख़त्म कर देना और फ्यूचर में ना बने इसका भी प्रयत्न करना, इसे बोलते हैं डिसआर्मामेंट। जो बने हुए हैं वो ख़त्म करो और आगे ना बनने पाए। देन इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब संसारीकरण, और 2 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देने हैं आपने ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। तो 8th पॉइंट, टेररिज्म इज द यूज ऑफ वायलेंस। ये टेररिज्म करके क्वेश्चन तो 9th क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, जिसको 8 नंबर लिखा गया है। तो टेररिज्म जो है ये एक ऐसा एक्ट है जिससे लोग अपनी बात को मनवाने के लिए वायलेंस का तरीका अपनाते हैं, और इस वायलेंस में इनोसेंट लोग जो हैं मारे जाते हैं, प्रॉपर्टी जो है वो नष्ट होती है, ठीक है। बड़े सारे लोग अपनी सरकारों से नाखुश होते हैं, वो ऐसा काम कर सकते हैं, या बड़े सारे लोग किसी पड़ोसी देश के साथ मिलके अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, ठीक है, और एक मिलिटेंसी का कारण बन जाते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें बड़ी बार मिलिट्री को इन्वॉल्व होना पड़ता है, देश की सेना को इन्वॉल्व होना पड़ता है, और दोनों ही तरफ कैजुअलिटीज होती हैं, ठीक है, मारे जाते हैं लोग। तो आजकल जो ज़्यादातर अटैक हो रहे हैं वो मिलिट्री को ही टारगेट किया जा रहा है। तो आप ये चीज़ें जोड़ के ये सवाल बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नीति आयोग। तो वो 10th क्वेश्चन है, 9th लिखा हो, नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन होता था, अब बदल के नीति आयोग डाल दिया गया नाम, थोड़ा सा बदलाव लाके।
इज ए पॉलिसी थिंक टैंक, इसे पॉलिसी थिंक टैंक कहा जाता है सरकार की तरफ का, ठीक है, भारत में। इसके फीचर्स क्या है? इसके फीचर है पॉलिसी को फार्मूलेट करना, ठीक है, देश के विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी पॉलिसी वगैरह बनानी है तो वो नीति आयोग बनाती है, जो पहले प्लानिंग कमीशन का काम हुआ करता था। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये क्या करती है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करती है, ठीक है, कैसे? बाय इन्वॉल्विंग स्टेट्स, स्टेट्स को भी बीच में डाल के जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो स्टेट्स को भी, जो स्टेट की गवर्नमेंट्स होती है, स्टेट के ऑफिशियल होते हैं, उनको भी बीच में डालते हैं, तब डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का कोऑपरेटिव क्या होता है? सहयोग। और फेडरलिज्म हो गया स्टेटों की सरकारें, तो स्टेटों की सरकारों के सहयोग से प्लानिंग की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग क्या होता है? एकदम से नजर बना के रखना, और इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन करना। तो नीति आयोग जो है ये एक तरफ तो मॉनिटर करती है और दूसरी तरफ इवैल्यूएट करती है, किसको? द इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, के जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स चलाई गई हैं क्या वो ठीक ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और कर रही हैं तो फिर कितना कर रही हैं, नहीं कर रही हैं तो कितना नहीं कर रही हैं। तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग, तो ये लगातार रिसर्च जो है उसको कंडक्ट करती है, ठीक है, और जो उस रिसर्च के से जो आउटपुट आते हैं उन्हें शेयर करती है, ठीक है, सरकार के साथ या स्टेटों के साथ शेयर करती है ताकि उसका फायदा मिल सके। देन बेटा सेक्शन सी शुरू है आपकी। सेक्शन सी में मैंने आपको बताया कि सेक्शन सी में आपके 7 सवाल रहने वाले हैं शॉर्ट करके। तो यहाँ पे पहला सवाल पूछा गया है यूरोपियन यूनियन क्या है और व्हाट आर द एम्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो देखो यूरोपियन यूनियन खुद अगर बताना हो तो 2 नंबर का बन जाएगा, और आगे पॉइंट लिखोगे तो 4 पॉइंट लिस्ट करो और एक 2 लाइन लिख के खत्म कर दो बात, ठीक है। तो जैसे इधर लिखा हुआ है इसने, यूरोपियन यूनियन जो है ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, जिनका एम है कि इस पूरे रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को बनाए रखना, ठीक है। कैसे? थ्रू कॉपरेशन, एक दूसरे को सहयोग देके। यूरोपियन यूनियन जो है ऑपरेट ए सिंगल मार्केट, इनकी अपनी एक सिंगल मार्केट है, अलोइंग द फ्री मूवमेंट, ठीक है, आप फ्रीली व्यापार कर सकते हैं, जितने भी ये देश हैं एक दूसरे के साथ फ्री होकर व्यापार करते हैं, अपनी गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं ये लोग एक दूसरे के साथ। इसके साथ साथ इनका अपना एक फ्लैग है, इनकी करेंसी जो है यूरो है, ठीक है, द यूरो, और ये 19 देशों में ये करेंसी चलती है, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय। और ये इसके फीचर देख लो आप। सिंगल मार्केट है इनकी, बता दिया मैंने। ये एक पॉलिटिकल कोऑपरेशन है, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है किसी प्लेटफार्म पे आवाज़ उठाने की तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो मतलब कि आगे आता है। ये अपने आप को एक एक करके नहीं प्रस्तुत करते बल्कि पूरा ग्रुप करके प्रस्तुत करते हैं, तो वो इन्हें ताकतवर बनाता है। कॉमन करेंसी है, ठीक है। लॉज एंड रेगुलेशन सबके सेम है, एक जैसे हैं, जो एक स्टेट में आपको मिलेंगे यानी एक देश में मिलेंगे वो दूसरे देश में भी मिलेंगे। तो ये 4 पॉइंट लिखोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे इसके। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो आप बड़ी बार ये पेपर में भी लिख चुके हैं, क्लास के टेस्टों में भी लिख चुके हैं। तो श्रीलंका में 2 कम्युनिटीज़ हैं, तमिलियन हैं और सिनलीज हैं। सिनलीज वहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं जो सदियों से वहाँ रहते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ तमिलियन हैं जो भारत के तमिलनाडु से गए। इंग्लिश जो थे जब वो रूल कर रहे थे तो वो माइनिंग के लिए यहाँ से उन तमिलियन को लेके गए थे, पर जब दोनों देश आज़ाद हो गए तो ये तमिलियंस जो था इनका कुछ भी नहीं सोचा गया, अंग्रेज चले गए अपने देश। और अब ये वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सिनलीज की है, और सिनलीज जो हैं वो उन्हें बराबर अधिकार नहीं देते, नागरिकता जैसे बाकी अपने नागरिकों को देते हैं वह इनको नहीं देते। तो इनको ये प्रॉब्लम थी कि आप हमें अधिकार नहीं देते तो हमें कुछ पार्ट दे दो अलग करके। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है श्रीलंका का, जाफना जिसे बोलते हैं, तो वो हमें दे दो, हम वहाँ पे रह लेंगे।
अपने एक ऑटोनॉमस रीजन बना के रह लेंगे, खुद अपने आप को चला लेंगे। तो ये वहाँ की सेनेलिस्ट की सरकार को मंजूर नहीं था। नतीजा ये हुआ कि वायलेंट क्लैशेस होने लगे वहाँ की आर्मी में और तमिलियन में, और तमिलियन ने एक संगठन बना लिया अपनी बात को मनवाने का, LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। और फिर बड़ा ज़्यादा जब वायलेंस होने लगा, बड़े ज़्यादा लोग मारे जाने लगे, तो भारत के तमिलनाडु से आवाज़ उठने लगी कि हमारे तमिलियन भाइयों को मारा जा रहा है, तो भारत सरकार रोको उसे। तो भारत सरकार ने इंटरफेयर किया बीच में और श्रीलंका की सरकार से कहा कि हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, हम अपनी सेना यहाँ पे भेजते हैं ताकि आपका वायलेंस क्लैश ना हो। पर 10 साल तक के लिए ये पीस कीपिंग फोर्स जो थी वहाँ पे रुकी, पर कोई ख़ास डेवलपमेंट में नहीं हुई। और 10 साल के बाद ये पीस कीपिंग फोर्स जो थी वो वापस बुला ली गई। फिर उसके बाद वायलेंस फिर से बड़े बड़े लेवल पे चला गया और लास्ट में श्रीलंका की जो सरकार थी उसने बड़ा हार्ड जो मेजर था वो लिया और सेना को निर्देश दिए कि भाई आप किसी भी तरीके से इसे ख़त्म कीजिए। तो सेना आगे बढ़ते 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 चारों तरफ से घेराव डाला और लास्ट में इनको एक जगह पे कन्फाइंड करके गोली मार दी गई, जो इसके लीडर थे या मेंबर थे, और इनका जो लीडर था लास्ट में जो उसे गोली मारी। और उसके बाद ये जो वहाँ पे है तब से लेके आज तक शांति बनी हुई है। देन उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का काम क्या है और इसके सिग्निफिकेंट, इसके साइलेंट रिकमेंडेशन भी बताओ। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का काम है स्टेट्स का निर्माण करना, ठीक है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पे स्टेटों का निर्माण करना, ठीक है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इसका काम है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंश्योरिंग द न्यू स्टेट बाउंड्रीज, कि जो नई स्टेटें बनी हैं उनकी बाउंड्रीज को इंश्योर करना, ठीक है, लीड टू मोर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद है बेटा बाउंड्रीज, रिकमेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स कंसिडरिंग ज्योग्राफिकल, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, ठीक है। इनका रिकमेंडेशन ये भी था कि ऐसी स्टेटें बने जो ज्योग्राफी के आधार पे हों, कल्चर के आधार पे हों और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स जो हैं, इस पॉइंट का मतलब है रिकमेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स कंसीडरिंग, हाँ, उनकी ज्योग्राफी को कंसीडर करके, उनके कल्चर को कंसीडर करके और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को कंसीडर करके नई स्टेटों का निर्माण किया जाए। रिसोर्स एलोकेशन, इसका ये भी काम था कि जब स्टेटें डिवाइड हों, जब एक की 2 स्टेटें बन रही हैं तो ये नहीं कि एक स्टेट के पास मैक्सिमम सोर्स चले जाएं और दूसरी स्टेट के पास कोई रिसोर्स ही ना बचे। तो इस तरीके से डिवीज़न हो कि जितनी उसको ज़रूरत हो कम से कम उतने रिसोर्सेज जो हैं वो हर स्टेट को मिल जाएं। फिर उसके बाद ये साइलेंट रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की। तो कल्चरल आइडेंटिटी, रिजर्वेशन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल, जब भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स का निर्माण किया जाए तो वहाँ की लैंग्वेज और कल्चरल आइडेंटिटीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, ये रिकमेंडेशन थी। दूसरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कैसे, बाय एड्रेसिंग लिंग्विस्टिक ग्रीवियंसेस, भाषा को आधार बना के ग्रीवियंसेस जो हैं वो सुनी जाएं। द SRC एम टू प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द न्यूली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स, और ये तब होगा जब उस स्टेट में जो पॉलिटिक्स है, जो सरकार है, वो स्टेबलाइज्ड होगी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, तो ये भी पढ़ा हमने, ए फोकस ऑन एफिशिएंट गवर्नेंस बाय अलाइनिंग स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है, विद इन लिंग्विस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। और फिर रीजनल बैलेंस, रीजनल में बैलेंस भी होना चाहिए। इंश्योरिंग इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन, वही आ गया कि रिसोर्स जो हैं वो अगर बराबर बराबर बटे होंगे तो रीजन में बैलेंस बना रहेगा, ठीक है, और डेवलपमेंट आएगी।
देन इसके बाद 14th क्वेश्चन है बेटा, डिस्कस मेन एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डालो, ये बिल्कुल ही कम कर दिया। अगर पॉइंट आपके पास 7-8 हैं तो ठीक है, पर अगर आपके पास पॉइंट 3-4 पॉइंट हैं तो थोड़ा सा डालो इसमें मटेरियल। तो बेटा भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका पहला फीचर ये है कि हमारा फर्स्ट यूज़ नहीं है। हम कभी अपने न्यूक्लियर वेपन को फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, और अगर किसी ने किया तो फिर हम कितने करेंगे वो हम सोचेंगे भी नहीं। मिनिमम डिटेरेंस, हम अपने न्यूक्लियर वेपन को इस तरीके का यूज़ करेंगे कि कम से कम विनाश हो, ठीक है। मतलब कि लास्ट नौबत पे ही इसे चलाया जाए, ये नहीं कि छोटी सी बात के ऊपर आप एकदम से न्यूक्लियर, जैसे पाकिस्तान बात बात पे न्यूक्लियर वेपन की धमकी देता है, जैसे चला रहा है जैसे, ठीक है। तो जब ऐसी मतलब कि वो हमें लगेगा कि और कोई चारा नहीं है, तब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमारी कोशिश रहेगी कि इससे कम से कम नुकसान हो। देन उसके बाद सिविलियन, हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी ये है कि जब भी हमारा न्यूक्लियर वेपन यूज़ होगा तो हम सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे। हमारा टारगेट जो होगा वो सेना हो सकती है, ठीक है। हाँ, अगर मर जाएंगे बीच में सिविलियन तो वो अलग बात है, पर हम हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी यही है कि हम सिविलियन को कभी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो मिलिट्री सेपरेशन है। तो इंडिया मेंटेन ए स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन इट्स सिविलियन एंड मिलिट्री। न्यूक्लियर फैसिलिटेट्स टू इंश्योर सिविलियन, ठीक है। देखो इंश्योर सिविलियन है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी का हम इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हम ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब हम इससे इंडस्ट्री चलाएंगे, हम इससे फैक्ट्री चलाएंगे। ये नहीं कि सारा का सारा न्यूक्लियर जो एनर्जी होगी वो हम उसे वेपन ही बनाएंगे खतरनाक, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉइंट बन जाता है कि सिविल मैटर जो हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा और मिलिट्री मैटर्स में भी इस्तेमाल किया जाएगा, पर दोनों में क्या रहेगा? सेपरेशन रहेगा। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ये नहीं है कि हमने लिख दिया कि नो फर्स्ट यूज, तो हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। इसके लेकर जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को लेकर जो सोवरेनिटी है वो हमारे पास है। हमारी मर्जी, अगर हमें कल को लगता है कि हमें अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदलनी चाहिए, ठीक है, तो हम बदल देंगे। और फिर अगर हमें फर्स्ट यूज भी करना पड़ेगा तो हम कर देंगे, ठीक है। तो वो सारे राइट हमारे अपने पास रहेंगे। देन इसके बाद 15 क्वेश्चन है बेटा, डिस्कस इंडो पाक रिलेशन इन प्रेजेंट डे सर्कमस्टांसेस। तो ये पता ही है आपको। इसमें भी थोड़ा दो भाई इंट्रोडक्शन, बड़ा ही कम कर दिया। तो कश्मीर डिस्प्यूट है हमारे बीच में, अब इसके बारे में ज़्यादा क्या बताऊं, पता है आपको। टेररिज्म, ये भी। डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं हैव बीन सेवियरली स्ट्रेन्ड, ठीक है। यानी कि जो कूटनीतिज्ञ जो रिश्ते हैं ना हमारे, मतलब कि आमने सामने बैठ के बातचीत करना, विवाद को हल करना, वो भी अभी स्ट्रेन्ड है, वो भी अभी नहीं हो रहे। वार्तालाप ही नहीं है हमारे बीच में। विद बोथ कंट्रीज रिकॉलिंग देयर हाई कमिश्नरीज एंड रिड्यूसिंग डिप्लोमेटिक स्टाफ। दोनों ही देशों ने अपने जो बड़े बड़े हाई लेवल के जो प्रतिनिधि हैं जो दूसरे देशों में रखे होते हैं वो भी बुला लिए हैं, जैसे डिप्लोमेट्स को बुला लिया है। और रिसेंटली अगर हम देखें तो जो स्टाफ है, ठीक है, वो स्टाफ जो डिप्लोमेसी में जुड़ा होता है वो भी कम कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद लैक ऑफ डायलॉग, बातचीत भी बंद है, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई पॉजिटिव बातचीत नहीं हो रही रिश्तों को सुधारने के लिए। पिछले अगर हम 15-20 सालों से देखें तो कोई खास बातचीत नहीं हो रही कि रिश्तों को सुधारें हम। देन इसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। बड़ी सारी बड़ी पावर जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, वो कोशिश करता है दोनों को बुलाने की कि आओ भाई मैं आपके बीच में बैठता हूँ और दोनों के बीच में पीस जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ, इंडिया एंड पाकिस्तान। पर कोई सिग्निफिकेंट जो प्रोग्रेस है वो देखने को नहीं मिली है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में जो कोएलिशन गवर्नमेंट है उसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो इसमें भी पहले आप बताओ कि कोएलिशन गवर्नमेंट होती क्या है। ठीक है, जैसे इधर बताया हुआ है, जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोअर हाउस में मेजॉरिटी नहीं मिलती है, वो सरकार नहीं बना पाती है, तो फिर ऐसे में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में जुड़ती हैं और मेजॉरिटी को प्रूव करती हैं, तो वो सरकार बनाती हैं, उसे कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। अब इसके बाद मेन फीचर्स क्या है। कोएलिशन गवर्नमेंट में अगर देखें तो डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन होता है। डाइवर्स मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ी होती हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपने अपने मैनिफेस्टो होते हैं, अलग अलग प्रोमिसेस की लिस्ट होती है लोगों के साथ, और अपनी अलग अलग सोच भी होती है, अपनी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। तो जिसके कारण जब सरकार बन जाती है तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बिल्कुल ही डाइवर्स होता है। ठीक है, मतलब कि आपको कॉमन लगेगा ही नहीं कुछ। फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइजेज एंड कंसेंसस। कंसेंसस होता है आपसी सहमति और कॉम्प्रोमाइज होता है सुलह संधि। तो जब भी डिसीजन लेने होते हैं, जब भी कोई किसी बात के ऊपर डिसाइड करना है किसी चीज को, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। ठीक है, जो सरकार होती है उसको पता होता है कि अगर मतलब कि जैसे मान लो यूपीए है, तो यूपीए में मनमोहन सिंह अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उन्हें पता होगा कि हमारे जो कोलिशन पार्टनर है हम किसी को नाराज नहीं कर सकते। ठीक है, उन सबको बीच में बिठा के बात की जाएगी और फिर जो जिसके ऊपर सबकी सहमति बनेगी वो किया जाएगा। ठीक है, तो कंसेंसस एंड कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं। फिर उसके बाद इनस्टेबल गवर्नमेंट बनती है कोएलिशन में। इनस्टेबल का मतलब सरकार कभी भी गिर सकती है। जब भी किसी मतलब कि क्यों बड़े सारे पार्टनर होते हैं, अगर किसी पार्टनर को लगता है कि मेरे पास इतनी सीटें हैं कि अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो सरकार गिर सकती है और उसे बात पसंद नहीं आती है गवर्नमेंट की, तो वो अपना समर्थन वापस खींचता है, मेजॉरिटी लूज कर जाती है और सरकार गिर जाती है। इस प्रकार इनस्टेबिलिटी जो है उसका डर बना रहता है और बड़ी बार ऐसा होता भी है। ठीक है, डिफेक्शन भी देखी जाती है, दल बदलने का वो ट्रेंड जो पड़ा हुआ है आपने। फिर उसके बाद पॉलिसी पैरालिसिस। ठीक है, तो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अक्सर, और जिसकी वजह से क्या होता है, बड़ी सारी पॉलिसीज अच्छे होते हुए भी नहीं चल पाती। ठीक है, ये एक पार्टी को अच्छा नहीं लगा, 10 पार्टियों को अच्छा लग रहा था, पर अगर जिसको अच्छा नहीं लग रहा वही बीच में से निकल जाएगी तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, इसलिए बड़ी सारी पॉलिसीज जो हैं अच्छी होते हुए भी नहीं चल पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। फिर उसके बाद रीजनल इन्फ्लुएंस। कोलिशन अगर गवर्नमेंट की बात करें तो रीजन का इसमें अब बड़ा एक रोल देखने को मिल रहा है। ठीक है, रीजनल पार्टीज जो हैं वो बीच में आ जाती हैं, और जब रीजनल पार्टीज बीच में आती हैं तो वो अपने रीजन के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। ठीक है, फिर और तरीके से उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। अगर उनके रीजन को फ़ायदा दे रही होगी तो फिर वो बोलेंगे यस भाई कर दो इस काम को, नहीं दे रही होंगी तो नहीं भाई नहीं करो। तो ये चीज़ें जो हैं ये कोएलिशन में देखी जाती हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, एनलिस्ट द मेजर रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये तो आपके पास भरमार है। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन एक आएगा भी आपको ज़रूर। तो रीसेंट पॉलिटिक्स में आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट हो गया। ठीक है, उसके बारे में लिखो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA लाया गया। ठीक है, उसके बारे में लिखो। फार्मर प्रोटेस्ट हुए। ठीक है, और अभी एक और हो रहा है। फिर कोविड-19 पैंडेमिक, ये भी एक सरकार की सरदर्दी बना हुआ था। स्टेट्स के इलेक्शन, रीसेंट स्टेट इलेक्शन जो हैं, जिसमें कुछ ऐसी स्टेटें जैसे वेस्ट बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे स्टेट्स जो हैं हैव बीन सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यहाँ पे बड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखा गया, बड़ा सारा चीज़ें बदली हैं यहाँ पे। एंड शिफ्ट्स इन पावर डायनामिक्स, और पावर डायनामिक्स में शिफ्ट हुई हैं। उसके बाद बेटा आपका सेक्शन E शुरू हो रहा है जिसमें लॉन्ग आंसर्स की बात की गई है।
असेस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विच इमर्ज्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बना, आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। कैसा वर्ल्ड देखने को मिला, तो थोड़ा सा ऊपर लिखो जैसे इसने लिखा हुआ है, पर थोड़ा कम लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन बनाओ इसकी बड़ी थोड़ी सी, ठीक है। और क्या देखने को मिला भाई, यूनिपोलैरिटी देखने को मिली, जिसमें अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं वो मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली एक बड़ी शक्ति बन के सामने आए हैं। फिर उसके बाद एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो पावर इक्वेशन था वो बदल गया। पावर पहले यूएसए ब्लॉक और यूएसएसआर ब्लॉक में थी, अब वो सिर्फ यूएसए ब्लॉक के पास रह गई है, ठीक है। तो बाइपोलैरिटी खत्म हो गया, जो एक हथियारों की दौड़ चल रही थी वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन। जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, ग्लोबलाइजेशन फैल गया। जो अमेरिका का कैपिटलिज्म था वो पूरी दुनिया में जो है वो एकदम से डेवलप करने लगा, ठीक है। देश जो हैं वो बड़ी तेजी से इंटरकनेक्ट होने लगे, ट्रेड जो व्यापार जो है वो बढ़ गया, और कल्चरल जो कल्चर है वो अक्रॉस द बॉर्डर्स चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद रीजनल कन्फ्लिक्ट, पोस्ट सोवियत इरा की बात करें तो उसमें हमने देखा कि बड़े सारे रीजनल कन्फ्लिक्ट जो थे और पावर स्ट्रगल जो हैं, ठीक है, वो न्यू स्टेट्स में देखे गए जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद बने थे, ठीक है। एंड अदर कंट्रीज सॉ टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद अब बेटा शिफ्ट इन अलायंसेस, अलायंस सिस्टम, अब अलायंस जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। बड़े सारे ऐसे देश जो कभी यूएसएसआर का मेंबर हुआ करते थे, अब वो अमेरिका के सहयोगी देश बन रहे हैं। कुछ यूरोपियन यूनियन में चले गए, कुछ नाटो का सदस्य बन गए। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन वाज ए पार्ट ऑफ यूएसएसआर, और अब यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ देखी जा रही हैं। फिर उसके बाद राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें यह भी देखा गया कि जो राइज ऑफ न्यू स्टेट एक्टर्स, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, हु एक्सप्लोर द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद जो वैक्यूम पड़ गया था कि लड़ाई झगड़े अब नहीं होंगे, लोग नहीं मरेंगे, वो कुछ ऐसे देश कर रहे हैं जो नॉन स्टेट हैं, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस कुछ इस तरीके के जो भी ग्रुप होंगे, जो देश तो नहीं होंगे पर ग्रुप होंगे, वो एक्टिव हो चुके हैं। इसके बाद ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस। पोस्ट कोल्ड वॉर इरा की अगर हम बात करें तो उसने ये भी देखा कि इंक्रीज इन ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है, ऑफन लेड बाय वेस्टर्न पावर्स इन रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो आसान पॉइंट है ये। फिर उसके बाद चैलेंजेस टू इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के लिए भी नए नए चैलेंजेस जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये भी देखा गया पोज्ड चैलेंजेस टू इंटरनेशनल लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस, जैसे बैलेंस ऑफ पावर जो है वो अब चेंज हो गया है, अब बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल चेंज हो गया है और न्यू रियलिटीज जो हैं वो सामने आ रही हैं, ठीक है, लीडिंग टू डिबेट्स ओवर द रेलेवेंस, ठीक है। लोग बातचीत मतलब चर्चा से मसलों का हल करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय बैलेंस ऑफ पावर के। मतलब पहले क्या होता था, भाई मैं कमज़ोर हूँ, वो ताकतवर है, चलो मैं किसी ताकतवर के साथ जुड़ जाता हूँ, पर अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने से जो ताकतवर है उसके साथ बैठ के भी बातचीत करो तो वो मसला सुलझ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब दुनिया में हो रही हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन भी लिखो यहाँ पे, तब जाके 6 नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन में जो बच्चे ने लिखा था उसमें इंट्रोडक्शन भी छोटा था और कंक्लूजन नहीं था। तो अगर इंट्रोडक्शन बढ़ाते हो और कंक्लूजन अगर आप जोड़ते हो, बड़ा करते हो, तो आपको 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। देन इसके बाद आंसर नंबर 20 है बेटा,
तो व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम? तो वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? जहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है, काम करती है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी जो यूएसएसआर में देखी गई, ठीक है। और फिर वाई इंडिया वाज कॉल्ड हैविंग वन पार्टी? भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, पर यहां पे एक पार्टी का डोमिनेंस देखा गया, ठीक है। अच्छा, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम नहीं है, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है, जहां पे बहुत सारी पार्टीज तो होती हैं, पर उनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डोमिनेट करती है। जैसे भारत में फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में देखा गया, कांग्रेस जो थी उसने पॉलिटिक्स में डोमिनेट किया। कोई दूर दूर तक जो पार्टी थी वो उसके बराबरी की थी ही नहीं, ठीक है। तो जब कोई भी जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डोमिनेट करती है पूरे सिस्टम को, ठीक है, वेयर ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है कॉन्टिन्यूसली डोमिनेट द गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सिंगल पार्टी डोमिनेंस कहेंगे, ठीक है। ऑफन विनिंग इलेक्शन, वही पार्टी जीतती है, ठीक है, लार्ज मार्जिन से। तो ये आप अपना देख लो अपने देश का वो पहले 3 जनरल इलेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसने सेकंड पार्ट पूछा था कि इंडिया को क्यों वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कहते हैं, तो बेटा इसलिए कहते हैं कि भारत में 1952 से लेके 1952, 57 और 62 से लेकर 67 तक, तो लगभग 15 साल एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना ज़्यादा डोमिनेंस था कि कोई दूर दूर तक पॉलिटिकल पार्टी उसको compete ही नहीं कर पा रही थी, ठीक है। compete क्या, उसके साथ बराबरी तो करना दूर है, दूर दूर तक उसकी सानी नहीं थी, ठीक है। अब क्यों था, वाई पूछा हुआ है। वाई इसलिए क्योंकि एक तो हिस्टोरिकल लीगेसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, ठीक है। और बड़े बड़े लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, ये सारे कांग्रेस के सदस्य थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से इन्हें एक हिस्टोरिकल लेगेसी मिलती है इस पॉलिटिकल पार्टी को। फिर उसके बाद इलेक्टोरल सक्सेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स वही ले जाती थी, ठीक है। पहले 3 जनरल इलेक्शन में वही ले गई, तो इसलिए हम जब भाई ले ही गई तो फिर वही डोमिनेट करेगी, ठीक है। तो ये भी एक कारण था वन पार्टी डोमिनेंस का भारत में। फिर उसके बाद है नेशन वाइड प्रेशर, पूरे देश में जो प्रेशर, द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हैज स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बड़ी शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था इसका, एंड प्रेजेंस अक्रॉस अलोइंग इट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इफेक्टिवली, बड़े अच्छे ढंग से ये हर जगह के इलेक्शन जो है उनमें कंटेस्ट करती थी, ठीक है, और इन्हें वोट मिलते थे, ठीक है। वेरियस मतलब नेशनल लेवल पे तो मिलते थे, बल्कि पूरे देश की जितनी भी स्टेटें थी वहां पे भी अगर हम देखें तो इन्हीं का ज़्यादा प्रभाव था, ठीक है, इसी पार्टी का। फिर उसके बाद कोलिशन पॉलिटिक्स, और जब जब मौका मिला, जब जब ये मेजॉरिटी में नहीं आई या स्टेटों में मेजॉरिटी में नहीं आई, तो ये नहीं था इसका नेचर कि हाँ भाई हमने किसी के साथ जुड़ के सरकार नहीं बनानी है, तो ये कोलिशन पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड दिखी, ठीक है, तो कोलिशन भी बनाया इसने। फिर उसके बाद पॉलिटिकल कल्चर, तो इंडियाज पॉलिटिकल कल्चर जो है करेक्टराइज्ड बाय डाइवर्स लिंग्विस्टिक, भारत का एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की रीजनल आइडेंटिटीज़ भी हैं। हैज़ बीन फेवर्ड, ठीक है, ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग थे, भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर के लोग थे, भिन्न भिन्न प्रकार की रीजनल आइडेंटिटीज़ थी। तो कहने का मतलब ये एक प्रकार की पूरी कहने में तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, पर समाज के हर वर्ग को संजोए हुए थी, ठीक है, अमीर भी थे, गरीब भी थे, हर कास्ट के लोग थे, तो इसलिए इसके साथ सारे जुड़ जाते थे, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से भारत में वन पार्टी डोमिनेंस देखा गया 1952 से लेके 1967 तक,
ठीक है बेटा, और कंक्लूजन मिसिंग है, बार बार बोल रहा हूँ, कंक्लूजन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे 21, व्हाट वर द फैक्टर्स विच लेड इमरजेंसी ऑफ 1975। दो पार्ट पूछे हैं इसमें, एक तो आपको वो फैक्टर बताने हैं जिसकी वजह से 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, और फिर आपको बताना है हाउ इंदिरा डिड यूज्ड इमरजेंसी टू प्रमोट हर अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, अपनी अथॉरिटी को बचाने के लिए, प्रमोट करने के लिए उसने इमरजेंसी का लाभ कैसे उठाया। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा ही पॉइंट लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर ये है बेटा कि आपको बताना है इमरजेंसी क्यों लगाई गई। तो पहला ये है कि इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो राइजिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट पूरी दुनिया में चल रहा था, भारत में भी चल रहा था। तो जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, स्ट्राइक्स हो रही थी। ठीक है, तो सरकारों के लिए बड़ा मुश्किल था अपने लोगों को कंट्रोल करना, तो ये एक कारण था। दूसरा, आर्थिक रूप से बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। इकोनॉमिक इश्यूज जिसमें महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन या फूड शॉर्टेज हो गई, कंट्रीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट डिसीजंस टू डिक्लेयर, ये भी एक कारण बन गया कि सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी, क्योंकि चल रहा था ना वो बिहार मूवमेंट और गुजरात मूवमेंट, जोड़ सकते हो आप। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने का जो वर्डिक्ट था जिसमें इंदिरा गांधी के जो अगले इलेक्शन जो थे वो बैन कर दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज था कि उसने गवर्नमेंट मशीनरी का अपने पिछले इलेक्शनों में अपने फ़ायदे के लिए उसका यूज़ किया है। तो इलाहाबाद ने उसके अगले इलेक्शन जो थे वो बैन कर दिए गए थे। तो अब उसको ठीक करने के लिए टाइम चाहिए था, तो इमरजेंसी से ही वो टाइम मिल सकता था, तो एक ये कारण भी था। पॉलिटिकल एम्बिशंस, इंदिरा गांधी चाहती थी, डिज़ायर टू कंसोलिडेट पावर, वो पावर को अपने पास रखना चाहती थी और अपोजिशन को दबा के रखना चाहती थी। ठीक है, ये भी अगर हम देखें तो इमरजेंसी का एक कारण था, क्योंकि अपोजिशन के जो लीडर थे वो खुल्लम खुल्ला आके चुनौती दे रहे थे। ठीक है, तो जो इंदिरा गांधी की जो बनी बनाई एक डिग्निटी थी, एक रुतबा था उसका, ये उसको नुकसान पहुंचा सकता था। तो उनको किसी तरीके से बंद रखना, और वो इमरजेंसी से ही रखा जा सकता था। फिर उसके बाद थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा के लिए खतरा था, ये सरकार की तरफ से पॉइंट दिया गया था। गवर्नमेंट साइटेड थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एक्सटर्नल एग्रेशन, सरकार ने बोला कि भाई हमारी सुरक्षा को खतरा था और हो सकता हमारे ऊपर अटैक भी हो सकता था, एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, देश के आंतरिक हालात भी डिस्टर्ब थे, ये सब कारण थे कि इमरजेंसी को इम्पोज करना पड़ा। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा था। संविधान जो था वो, द गवर्नमेंट एक्शन जो थे वर आल्सो सीन एज रिस्पॉन्स टू परसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लीडिंग टू द सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इम्पोजिशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल। ठीक है, हमने देखा कि इमरजेंसी के दौरान संविधान का भी बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसका भी मिसयूज किया गया। ठीक है, एक ऐसा तरीका इमरजेंसी का जो संविधान में लिखा नहीं था वो लगाया गया, जो सिविल लिबर्टीज थी वो सस्पेंड कर दी गई और एक अथॉरिटेरियन रूल लगा दिया गया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जो है उसने ये सारी पावर्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। कैसे यूज़ किया भाई? उसने सिविल लिबर्टीज़ को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, ये सब उसने बंद कर दिया ताकि उसके अगेंस्ट कोई बात ही ना निकले। फिर उसके बाद अरेस्ट और डिटेंशन जो थे वो हुए, यानी उसके विरोधी जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। फिर पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया पूरे तरीके से, कोई भी डिसीज़न जो था वो केंद्र सरकार के द्वारा ही निकलता था। ठीक है, मतलब कि कोई अपनी मर्जी से काम भी नहीं कर सकता था, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जो कोर्ट थे, कोर्ट में जज जो थे वो भी सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद यूज़ ऑफ स्टेट मशीनरी,
इंदिरा गांधी जो है उसने स्टेट मशीनरी जो है उसे यूज़ किया, इंक्लूडिंग द पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी, वही आ गया, टू सुप्रेस, ठीक है, डिसेंट एंड मेनली सेंट्रल, ठीक है। तो उसने अपने फ़ायदे के लिए ये सब यूज़ किया, फिर चाहे वो पुलिस हो या ब्यूरोक्रेसी हो। तो पॉइंट तो ठीक है इतने, पर वो बात वही है कि ये पॉइंट जो है उसके साथ कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, अब जो सेक्शन ई है इसके आर पार्ट जो हैं, ठीक है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम और व्हाट वर इट्स फीचर्स। तो सोवियत सिस्टम क्या था? तो सोवियत सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन सोवियत यूनियन। सोवियत सिस्टम सोवियत यूनियन में जो चल रहा सिस्टम था वो था जहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल मॉडल जो थे बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। मार्क्सिज्म और लेनिनिस्ट के जो दिए हुए सिद्धांत थे सोशलिज्म के, उनके ऊपर आधारित था ये सिस्टम। ये फीचर जो थे आर वन पार्टी, मतलब ये फीचर क्या थे कि देश में एक ही पार्टी होनी चाहिए विद द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी होगी और जो कंट्रोल करेगी ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है, सभी क्षेत्रों को, सरकार के सभी क्षेत्रों को कवर करेगी वो पार्टी। इस सिस्टम में जो इकोनॉमी थी वो सेंट्रली प्लान्ड थी और स्टेट ओन्ड विद कलेक्टिव ओनरशिप जो थी ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री, ठीक है। सारा कुछ जो था वो देश के पास था, सरकार के पास था, फिर चाहे वो लैंड था चाहे इंडस्ट्री थी। ये सिस्टम जो था एम्फेसाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, उद्योगीकरण पे, सोशल इक्वालिटी के ऊपर और एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये सिस्टम क्या कहता था कि देश में उद्योगीकरण होना चाहिए, समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, लोग इक्वल होने चाहिए, एगलिटेरियन सोसाइटी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट आल्सो प्रमोटेड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। इस सिस्टम में सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को भी प्रमोट किया गया विद प्रोपोगेंडा, ठीक है, एंड सेंसरशिप, ठीक है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को कैसे आगे प्रचार किया गया? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को षड्यंत्रों से और सेंसरशिप, ठीक है, प्रतिबंधों से, ताकि कंट्रोल जो है वो बना रहे कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है, और बाकियों को दबा के, ठीक है, सुप्रेस करके। द सोवियत सिस्टम जो था ये 1991 में कोलैप्स कर गया था, और लीडिंग कब? जब सोवियत यूनियन डिज़ोल्व हुआ, ठीक है, यूएसएसआर डिज़ोल्व हुआ। सोवियत यूनियन जो है ऑफिशियली इसका जो पूरा नाम है वो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है, यूएसएसआर कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं या मुख्य फीचर्स क्या हैं? एक तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, ठीक है, पूरे जितने भी देश इसके जो मेंबर थे उन सब में एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी। प्लान्ड इकोनॉमी जो थी वो इस सिस्टम का पार्ट थी। इकोनॉमी जो थी वो सेंट्रली प्लान्ड थी, ठीक है, सेंटर से प्लान की जाती थी विद द स्टेट ओनिंग। सारा कुछ जो था वो स्टेट के पास था, स्टेट ही इंडस्ट्रीज़ की मालिक थी, स्टेट ही लैंड की, स्टेट ही प्रॉपर्टी की, सब चीज़ों की स्टेट ही मालिक थी। कोलेक्टिवाइजेशन इसका एक और फीचर है। एग्रीकल्चर जैसे जो काम है, ठीक है, वाज कोलेक्टिवाइज्ड विद फार्म्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्टेट रन कोलेक्ट, ठीक है, मतलब कि अब ये किसानों के पास नहीं थे, ये भी स्टेट ही रन कर रही थी। स्टेट क्या करती थी? किसानों को वहाँ पे काम पे रखती थी और जो भी पैदावार होती थी उनसे उनकी सैलरियां निकालती थी और सैलरियों सबको बराबर बराबर दी जाती थी, ठीक है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड था ये सिस्टम, तो ये बता चुका हूं पहले ही। टोटलिटेरियनिज्म, द स्टेट एक्सरसाइज्ड टोटल कंट्रोल जो था हर एक चीज़ का, हर एक क्षेत्र का, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर, विद लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम। बड़ी कम इंडिविजुअल फ्रीडम थी और बहुत ज़्यादा प्रतिबंध था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी सिस्टम में। और लास्ट है ग्लोबल इन्फ्लुएंस।
सोवियत यूनियन जो है परस्यूड ए पॉलिसी ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनिज्म, इसका ये रुका हुआ नहीं था, ये इसका लक्ष्य था कि हम कम्युनिज्म को और आगे बढ़ाएंगे, पूरे दुनिया में कम्युनिज्म को फैलाएंगे। और बाद में आगे चल के यही जो आइडियोलॉजी थी कि कम्युनिज्म लाएंगे दुनिया में, यही बाद में धीरे धीरे कोल्ड वार का रूप ले गई, ठीक है, और जिसकी वजह से वेस्ट के साथ इसके कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। तो ठीक है, पॉइंट बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे फोकस करें तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। देन इसके बाद आर पार्ट में जो 20th क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस दोज हिंडर टू बिल्ड दैट इंडिया ए रियल डेमोक्रेटिक स्टेट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो भारत को एक रियल डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं बनने दे रहे या उसमें रुकावट पैदा करते हैं। ये तो ये वही पॉइंट है जो अक्सर हमारी हर एक चीज़ में हिंड्रेंस का काम करते हैं। रीजनलिज्म है, प्रांतवाद है कि मेरे रीजन को देखो जी, मेरे रीजन को बेनिफिट दो जी, तो बाकी कहाँ जाएंगे फिर। कास्टिज्म है, जातिवाद, ये भी पढ़ाया हुआ है आपको। कम्युनलिज्म रिलीजन फैक्टर है, ठीक है। करप्शन, रिश्वतखोरी, ठीक है। तो करप्शन जो है अगर ये चलती रहेगी तो बेटा कभी भी देश जो है वो मतलब ये एक अच्छा देश कभी नहीं बन सकता हमारा। तो करप्शन एट वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट अंडरमाइंस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड, अगर करप्शन रहेगी तो गवर्नमेंट के डेमोक्रेटिक सिद्धांत काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो टूटता जाएगा। फिर उसके बाद पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, गरीबी और असमानता, ये भी एक कारण है। जिस देश में गरीबी है वो देश में लोग पहले खाने के बारे में सोचेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में सोचेंगे। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा जो पॉवर्टी है और बहुत ज़्यादा असमानता जो है, ठीक है। लिमिट द अफोर्डेबल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, जिसकी वजह से देश के सारे नागरिक जो हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। आप समझ लो कि हमारे देश में 50 to 60% लोग ही वोट डालते हैं, सारे लोग वोट भी नहीं डालते, तो क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। फिर उसके बाद है लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का अभाव है, लो लिटरेसी रेट है, ठीक है, और लैक ऑफ एजुकेशन हिंडर सिटीजन एबिलिटी टू इंगेज मीनिंगफुली इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। फिर उसके बाद वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, सम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस सच एज जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी कहीं कहीं कमज़ोर दिखते हैं, ठीक है। फेस द चैलेंजेस इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। फिर उसके बाद पॉलिटिकल वायलेंस बड़ा कॉमन है, पॉलिटिकल वायलेंस इंक्लूडिंग एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। फिर पोजेज ए थ्रेट टू गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। मीडिया मैनिपुलेशन है, देखो इस समय अगर आप अपने ही देश में देखो तो सब मीडिया जो है वो बीजेपी का ही गुणगान कर रहे हैं, चाहे बीजेपी कितनी भी गलत हो पर वो एक सही पार्टी बना के बताई जा रही है, और दूसरी पार्टी चाहे जितनी भी सही होगी बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता। आप चुप करिए, आप बोलिए जी, ठीक है। तो आप ये क्या है, ये मीडिया मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो ये भी चीज़ गलत है, जिससे लोगों का एक ओपिनियन ही नहीं बन पाता, मतलब सच्चा ओपिनियन ही नहीं बन पाता। हमें जो दिखता है हम बोलेंगे वही सही है, हम उसी को प्रेफर करेंगे। फिर इरोजन ऑफ सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज का इरोजन जो है वो भी हमारे देश में खुला होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक स्टेट रियल सेंस में आज तक नहीं बन पाई। पर इतने चैलेंजेस के बाद भी अगर हम देखें तो इंडिया जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है। इंडिया जो है हैज़ मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स होते हैं कदम, ठीक है, बड़े खास कदम जो हैं इंडिया आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रही है इसकी डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस मजबूत हो रही हैं। एड्रेसिंग द चैलेंजेस रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूड एफर्ट्स, ठीक है, लगातार जो प्रयत्न चल रहे हैं इसको मजबूत करने के, टू प्रमोट इंक्लूसिविटी, इक्वलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, ठीक है। तो आने वाले समय में भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप और मजबूत होगा, ठीक है। फिर उसके बाद और पार्ट में लास्ट क्वेश्चन है बेटा 21, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी इन डिटेल, ठीक है, इमरजेंसी के बाद क्या परिणाम निकले वो सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो
प्रॉब्लम वही आ रही है कि बच्चा जो है वो फोकस ही नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ उस सवाल पे फोकस कर रहा है कि हाँ मुझे ये पूछा है तो यही लिखना है। तो बेटा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखो, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट, सिविल लिबर्टीज़ जो हैं वो सस्पेंड कर दी गई थी, ये कॉन्सिक्वेंस था इमरजेंसी का। पॉलिटिकल रिप्रेशन था, ठीक है। अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। और अरेस्टेड एंड डिटेन्ड विदाउट, बिना किसी कारण के उन्हें जेल में रखा गया। शिफ्टिंग पॉलिटिकल डिसेंट, एक जगह से दूसरी जगह पता भी नहीं होता था। फिर उसके बाद सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखा गया, किसी के पास कोई पावर नहीं थी, हर एक चीज़ को लेके आदेश जो था वो दिल्ली से आता था, ठीक है। और पूरे भारत में फिर वो चलता था। ब्यूरोक्रेसी हो चाहे फिर जुडिशरी हो, सब पीएमओ की तरफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को देख रहे हैं, वहाँ से हुक्म आएगा। इरोजन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। जुडिशरी कमज़ोर दिखी हमें, वो जुडिशरी ने किया जो असंवैधानिक था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा गया, इकोनॉमिक सफ़र ड्यू टू मिसमैनेजमेंट एंड अथॉरिटेरियनिज्म पॉलिसीज़, जो इस प्रकार की मिसमैनेजमेंट और अथॉरिटेरियन पॉलिसीज़ जो उस समय सरकार अपना रही थी, उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो थी वो नुकसान में थी, वो स्टैग्नेट हो रही थी। फिर उसके बाद सोशल डिवीज़न देखा गया, इमरजेंसी एग्जर्बेटेड सोशल डिवीज़न, समाज में डिवीज़न जो था वो देखा गया। विद कम्युनिटीज़ फीलिंग, लोगों की जो कम्युनिटीज़ थी वो बदलती हुई देखी। कईयों ने इमरजेंसी को ठीक भी कहा और कईयों ने गलत भी कहा, ठीक है। कईयों ने कहा कि ये एक काला धब्बा है, तो कईयों ने कहा ये बड़ा ज़रूरी था। लिगेसी ऑफ अथॉरिटी, इतनी ज़्यादा अथॉरिटी का किसी भी समय आज तक नहीं देखा गया भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि इतनी बुरी तरीके से पावर का इस्तेमाल किया हो। फिर इलेक्ट्रोल रिवर्सल, इमरजेंसी का ये कारण हुआ कि जो वोटर था वो वापस पीछे पांव खींच लिए उसने, ठीक है। पहले कांग्रेस के साथ था, फिर अगली बार हमने देखा कि कांग्रेस को बहुत सेटबैक हुआ, कांग्रेस पूरे तरीके से नकार दी गई, ठीक है। लोगों ने नहीं चाहा कि अगली बार कांग्रेस बने। मीडिया सुप्रेशन देखा गया, आपको याद होगा रात को बिजली काटना, जो भी खबर छापना पहले सरकार से परमिशन लो वगैरह वगैरह। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसके अंदर बड़ी सारी अमेंडमेंट बड़ी जल्दी जल्दी की गई थी, ठीक है, जो इंदिरा गांधी के फर्दर इलेक्शन को मतलब बैन होने से रोकती थी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। इसमें भी कंक्लूजन कम है बेटा। तो ये सारा आपका पेपर था, उम्मीद है कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।